हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन एकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकार के बारे में। इस वीडियो के अंदर में हम मौलिक अधिकार की फुल नॉलेज लेंगे कि क्या, कब शुरू हुआ था, कितने मौलिक अधिकार है, कौन सा मौलिक अधिकार पहले था या कौन सा नहीं था। ये सब इनके बारे में हम जानकारी लेंगे हिंदी में। तो मौलिक अधिकार यहाँ देख सकते हैं आप। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसको दर्शाया गया, दिखाया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मेग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है और साथ ही मेग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। तो जो मेग्ना कार्टा था यह अधिकारों का प्रपत्र था जो कि इंग्लैंड के किंग जॉन ने 1215 में सामंतों के दबाव में जारी कर दिया था। और ये जो प्रपत्र था वो क्या था? मौलिक अधिकारों से संबंधित था। और संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में शामिल है, पर बाद में इसको हटा दिया गया था। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। आपको ये बात ध्यान रखनी है, संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 में था जो कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है जो कभी अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, आज वो अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बन गया है। कई बार हम जो भी पढ़ते हैं वह अनुच्छेद 14 से पढ़ते हैं, पर मैं आपको इस वीडियो में अनुच्छेद 12 भी बताऊंगा, अनुच्छेद 13 भी बताऊंगा। ठीक है, अधिकतर लोग जो भी पढ़ाया जा रहा है वो 12 से 32 तक पढ़ा देते हैं, तो इसमें मैं आपको अनुच्छेद 12 भी बता रहा हूँ, 13 भी, और आगे के जो रह गए हैं अनुच्छेद आर्टिकल्स वो भी बताऊंगा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया जाता है। इस भाग में जब तक कि संदर्भ में से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। इसका मेन मतलब यह है कि जो प्रत्येक राज्य की सरकार है और विधानमंडल है तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन जो सभी स्थानीय अन्य प्राधिकारी हैं, यानी कि सारे के सारे इसके भारत सरकार के अंतर्गत ही आएंगे। अनुच्छेद 13 के अंदर बताया गया है, संविधान के प्रारंभ से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में उस सभी विधियों को शून्य कर दिया जाएगा जो इस अनुच्छेद के उपबंधों के खिलाफ है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इस अनुच्छेद से प्रदत्त अधिकारों को हानि पहुंचाए या उन्हें कमजोर करे। यानी कि जब संविधान बना नहीं था, शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले जो भी विधियां बनाई गई उसको शून्य कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा और ऐसी विधियों को तो रखा ही नहीं जाएगा जो उपबंधों के खिलाफ होगी, यानी कि जिससे हमारे संविधान को के अनुच्छेदों को नुकसान पहुंचेगा।
तो अनुच्छेद 12 भी आपने जाना, अनुच्छेद 13 भी आपने जाना। फिर है समता का अधिकार, जो कि हम पढ़ते आए हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। अनुच्छेद 14 में बताया गया है विधि के समक्ष समानता। इसमें क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति सबको मतलब समान अधिकार प्राप्त हैं, किसी से भी इसमें भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो वही है अनुच्छेद 14 में क्या दर्शाया गया है, विधि के समक्ष समानता। भेदभाव पर रोक अनुच्छेद 15 बताता है राज्य द्वारा किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फिर है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर दिया जाएगा। फिर आता है अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि किसी से भी छुआछूत नहीं करा जाएगा, यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया जाएगा। फिर आता है अनुच्छेद 18 जिसमें उपाधियों का उन्मूलन कर दिया जाएगा, उपाधियों का अंत करता है और इस संबंध में 4 प्रावधान। तो यानी कि उपाधियों का उन्मूलन का मतलब होता है उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत करा गया। यहाँ से फिर से रिवाइज करते हैं। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में किया गया है, जिसमें सबको समान तौर पे यानी कि समानता दी गई है। अनुच्छेद 15 भेदभाव पे रोक लगाता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में अवसर सबके लिए समान रखवाता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि अस्पृश्यता का अंत। ये छुआछूत के जो करा करते थे कभी, तो अनुच्छेद 17 उस पर बैन करता है। उपाधियों का उन्मूलन यानी कि उपाधियों का अंत करता है अनुच्छेद 18। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 में किया गया है, यानी 19 से 22 में। तो अनुच्छेद 19 में जो किया गया है, नागरिकों को 6 अधिकार दे रखे हैं स्वतंत्रता के। वो कौन कौन से अधिकार हैं, यहाँ देखेंगे। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है। सेकंड है शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ पर शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग ले सकता है कोई भी व्यक्ति। संगम या संघ बनाने का अधिकार भी है, भारत में कहीं पर भी वो रह सकता है। आवागमन की स्वतंत्रता है। निवास का अधिकार है, कहीं पे भी वो रह सकता है, ये आ जा सकता है, यहाँ पर रह सकता है। व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि कोई सा भी व्यवसाय कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। फिर आता है अनुच्छेद 20 जो बताता है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत व्यक्ति क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि ऐसा कोई कार्य करते समय किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया गया है। यानी कि अगर उस व्यक्ति पे अपराध आरोपित ही नहीं हुआ है तब तक उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, यानी कि जब तक उस पर वो माना नहीं गया है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध की सज़ा बार बार दी जा रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 20 के तहत किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि खुद का ही विटनेस नहीं बना देंगे कि उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, कि उसको खुद की गवाही दे कि मैंने ऐसा करा है। अनुच्छेद 21 बताता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में अधिकार के कई प्रकार है। प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया है, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान इनसे जुड़े अन्य पहलू को भी रखा गया है। यानी कि व्यक्ति को अपने प्राण की स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने रक्षा करने का, यानी कि उसको किसी भी चीज़ से शारीरिक बंधनों से बांधा नहीं जा सकता है।
अनुच्छेद 21 बताता है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A में घोषणा की गई है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये उनका मौलिक अधिकार है। यह प्रावधान केवल आवश्यक शिक्षा के मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, ना कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। यानी कि सिर्फ ये मौलिक अधिकार जो है आवश्यक शिक्षा के लिए, ऐसा नहीं है कि उच्च शिक्षा के लिए भी निःशुल्क शिक्षा हो रही हो या व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी निःशुल्क शिक्षा हो रही हो। बस ये जो शिक्षा प्रोवाइड करवाई जा रही है निःशुल्क और अनिवार्य, फिर 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, जो कि आवश्यक शिक्षा होती है। और यहीं 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के अंतर्गत ये किया गया है। 86वें संविधान संशोधन के तहत जो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है। तो एक संशोधन याद कर सकते हो आप, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। अब है अनुच्छेद 22 जो कि हिरासत एवं गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी या निरोध एवं गिरफ्तारी संरक्षण प्रदान करता है, यानी किसी को हिरासत में अगर लिया जाता है तो उसके लिए भी संरक्षण वो देता है ये अनुच्छेद। फिर आता है शोषण के खिलाफ अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में जिसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 23 बताता है मानव तस्करी और जबरन श्रम को रोका जाए। अनुच्छेद 24 बताता है बाल श्रम यानी का निषेध करें, यानी कि बाल मजदूरी को रोका जाए। जो भी आपने बच्चे देखे होंगे ढाबे में काम करते हुए छोटे बच्चे, तो अनुच्छेद 24 के तहत उनको काम नहीं करवाना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, क्योंकि ये शोषण के खिलाफ अधिकार होता है। फिर है धार्मिक की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। इसके अंदर अनुच्छेद 25 में स्वतंत्रता, विवेक, पेशे, अभ्यास और प्रचार के बारे में बताया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति को आज़ादी दी गई है पेशे की भी, अभ्यास की भी, प्रचार की भी। तो अनुच्छेद 25 स्वतंत्रता, विवेक, पेशे, अभ्यास और प्रचार का अधिकार देता है धर्म के लिए। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम बाइक चलाते हैं तो उसके लिए हेलमेट लगाना ज़रूरी होता है, पर आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जो सरदार जी होते हैं वो अपनी पगड़ी लगाते हैं और वो हेलमेट अधिकतर वो नहीं पहनते हैं, क्योंकि उनको ऐसा वो कर सकते हैं क्योंकि उसमें उनके अभ्यास, मतलब वो जो स्वतंत्रता है उनको ऐसा करने की। ये अनुच्छेद 25 के तहत वो हेलमेट लगाने के लिए उनको फोर्स नहीं किया जा सकता है। तो इसके अंदर कोई भी व्यक्ति को आज़ादी है अपना धर्म से संबंधित पेशा करने की, अभ्यास करने की और उसका प्रचार करने की भी। अनुच्छेद 26 बताता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। वो इसके तहत चाहे वो चर्च हो, गुरुद्वारा हो या मंदिर मस्जिद कुछ भी हो, वो अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की उनको स्वतंत्रता दी गई है। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। इस तरीके से वो मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने धार्मिक स्थलों का। अनुच्छेद 27 धर्म के प्रचार के लिए कराधान से अधिकार को, और इसी के तहत धर्म के प्रचार के लिए कराधान से स्वतंत्रता का मतलब ये है। अनुच्छेद 27 बताता है कि धर्म के नाम पर जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा होता है, जो भी उनमें पैसा आता है वो टैक्स उस पर नहीं लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 27 के तहत उन पर टैक्स नहीं लगता है। अनुच्छेद 28 के बारे में बात करेंगे हम। अनुच्छेद 28 हमें बताता है धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की शिक्षा लेने के लिए ले सकता है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है।
तो या किसी भी धर्म की स्वतंत्रता है वैसे उसको लेने की, मतलब शिक्षा वो ले सकता है ज़रूर। तो अनुच्छेद 28 के तहत ऐसा कोई भी व्यक्ति धर्म की शिक्षा ले सकता है। फिर आता है शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में दिखाया गया है। ये मेनली अल्पसंख्यकों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 29 बताता है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा अनुच्छेद 29 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 30 बताता है कि अल्पसंख्यकों का अधिकार, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार इसमें दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 ये अधिकार देता है कि वो अपने धर्म से संबंधित शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, जिसके अंदर वो अपने धर्म को बचाने के लिए अपने धर्म से संबंधित शिक्षा को वो दे सकते हैं और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं और वो प्रशासन भी अपना वहाँ पर कर सकते हैं। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में जिसका वर्णन किया गया है। इसके अंदर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, क्वे वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण लेख आते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख इसमें हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के अंदर ये होता है कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने लाना होता है। तो गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई का निर्देश देता है। जो गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति उनको रिहा भी कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और उनको सामने भी उपस्थित करवा सकता है। परमादेश लेख बताता है एक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना कर्तव्य करने के लिए निर्देशित करना। तो एक सार्वजनिक प्राधिकरण को जो अपना ढंग से काम नहीं कर रहा था कोई व्यक्ति, तो उसको ये निर्देश देता है कि वो अपने कर्तव्य का पालन और अपना कार्य ढंग से करे। अधिकार परीक्षा वह अधिकार है, मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जिसमें किसी व्यक्ति को गलत तरीके से ग्रहण किए गए कार्यालय को खाली करने का निर्देश दिया जाता है। यानी कि अगर किसी ने कोई कार्यालय गलत तरीके से ले रखा है या कोई व्यक्ति किसी जगह पर काम करता है कई समय से और उसकी एज हो चुकी है कि वो रिटायर होए और फिर भी वो नहीं हटता है, तो हाई कोर्ट पूछ सकता है वो किस अधिकार से उसमें कार्यरत है, तब उसको वहाँ से हटवाया जाएगा। प्रतिषेध लेख होता है किसी मामले पर निचली अदालत को आगे बढ़ने से रोकना। इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि निचली अदालत को किसी मामले में आगे बढ़ने से रोका जाता है। और उत्प्रेक्षण लेख में निचली अदालत से किसी कार्रवाई को हटाने और उसे अपने सामने लाने की उच्च न्यायालय की शक्ति को ये बताता है। ये संवैधानिक उपचार का अधिकार हम किसी अन्य वीडियो में ढंग से पढ़ेंगे, पर आप इसके अंदर ये जरूर पढ़ सकते हैं कि संवैधानिक उपचार का अधिकार में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण लेख आते हैं। क्योंकि हम इसमें मौलिक अधिकार के बारे में ही जान रहे हैं मेनली, तो हम इसके बारे में ही जानेंगे। अनुच्छेद 33 बताता है संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और समान बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। इसके तहत संसद जो सशस्त्र बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस वाले हैं, खुफिया एजेंसी है, उनके तहत मौलिक अधिकारों को कुछ सीमित कर दिया जाता है। तो इसीलिए उनके कुछ अपने ही रूल रेगुलेशन होते हैं जिसमें उनको मौलिक अधिकार का जो दायरा होता है इनका वो सीमित होता है। अनुच्छेद 34 बताता है हमको, इसके तहत मार्शल लॉ यानी कि जिसे सैन्य कानून भी कहते हैं, जिस क्षेत्र पर लगाया जाता है उस क्षेत्र के नागरिकों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने का अधिकार भी संसद को दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 34 के तहत होता।
और अनुच्छेद 35 ये बताता है कि मौलिक अधिकारों में कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार दिया गया है। तो यहाँ हमारे मौलिक अधिकार कवर होते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना